जय हिंद, नमस्ते, गुड आफ्टरनून दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो है माल्टा ऑनलाइन फ्री जॉब और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। ये 30 मिनट, 60 मिनट या 1.5 घंटे की भी हो सकती है। तो अगर आप यूरोप में शेंगन एरिया में कोई फ्री वाला जॉब देख रहे हो, आप ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते या बहुत सारे यूट्यूबर से फ्री जॉब सुनकर थक गए हो, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, टाइम कितना है, सब शुरू से लेके आखिर तक सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। तो अगर आप ऐसी कोई मन में चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए। अगर आपको यूरोप नहीं जाना तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, इसमें हमने जो भी जानकारी ली है ना तो इंटरनेट से ली है ना किसी से पूछी है। ये खुद 3-4 आदमियों ने जॉब सर्च करी थी, मैंने भी खुद सर्च करी थी, जॉब हासिल करी थी। हम लोग कुछ लोग इंडिया से थे, कुछ लोग इंडिया से थे मगर दुबई में काम कर रहे थे, तो वहाँ से तो उनका अपना एक्सपीरियंस है, जो कहते हैं ना कि खुद से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो वाला है। हमने किसी से सुन के, देख के, लिख के वो नहीं पढ़ा। तो इसमें 101% जेन्युइन चीज़ है। आप पूरी वीडियो देखना, ठीक है। बाकी वीडियो में टाइम पास के लिए आपको ड्राइविंग दी गई है और साथ में आप बातों को भी ध्यान से सुनना और फिर हमें बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें 2-3 क्लाइंट थे जो कि टैक्सी ड्राइवर जॉब में थे दुबई में, मैं भी वहीं पे था। तो मैं किसी की जगह अपनी ही स्टोरी मतलब शुरू कर देता हूँ, मतलब उनकी जगह मैं अपना नाम ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, फ्री टाइम में सर्च करते थे, जैसे ट्रक ड्राइवर जॉब हो गया, जर्मन, स्पेन, इटली, फ्रांस, बड़ी बड़ी कंट्री में, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका। तो कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आता था। सर्च करते 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 हमने एक दिन देखा, उसमें लिखा हुआ था कैरियर जेट में या शायद इंडीड में, बस ड्राइवर जॉब माल्टा। जैसे हम स्क्रॉल करते हैं ना, नीचे फॉर्म बने होते हैं यूरोप के। तो मैं ना जर्मन के लिए देख रहा था, तो उसमें आया तो मैंने उस फॉर्म को देखा, सारा कुछ पढ़ा, सुना, समझा। तो मैंने उनका जो फॉर्म था वो फिल कर दिया। उसमें नाम, एक्सपीरियंस, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आता है। तो मेरे को शाम को मैंने ये सब किया, 4-5 बजे मेरे को सुबह मतलब रात को ही मेल आ गया। फिर उन्होंने कुछ चीज़ें पूछी, डू यू हैव ए होम कंट्री लाइसेंस और 3-4 चीज़ें और पूछी उन्होंने। तो मैंने सबका जवाब दे दिया। फिर उन्होंने बोला अपने लाइसेंस, नेक्स्ट मेल में अपने लाइसेंस की कॉपी भेजो। मैंने लाइसेंस की कॉपी भेज दी। तब इतना चीज़ों का पता नहीं होता, लाइसेंस की कॉपी ऐसे ही भेज दी। उन्होंने बोला इसको स्कैन करके PDF में अच्छे तरीके से बना के भेजो और दोनों तरफ का ही भेजो, आगे भी और पीछे भी। फिर उन्होंने पूछा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, तो मैंने किसी की सलाह ली। वो बोलता है जो भी पूछ रहे हैं हाँ हाँ कर दो। मैंने किसी की सलाह ली, वो बोलता है जो भी पूछ रहे हैं हाँ हाँ कर दो, नो मत लिखो, बोलो है देखा जाएगा बाद में। फिर उन्होंने पूछा यूरोपा, CV, कवर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं? अब ये तीनों चीज़ें मेरे पास नहीं थी। तो मैं मतलब कंफ्यूज हो गया कि क्या करूं और कैसे करूं, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता था और मेरे को बताना भी पड़ना था कि मैं क्या करूं। तो मैंने यस कर दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि मतलब ऐसे ही ना कुछ वो क्वेश्चन। तो जब उन्होंने ये चीज़ क्वेश्चन पूछे, मैंने हाँ हाँ यस यस लिख दिया। तो इससे बात आगे बढ़ गई। फिर उन्होंने नेक्स्ट मुझे को बोला कि प्लीज सेंड योर यूरोपा CV, कवर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर एंड रेफरेंस लेटर। अब दोस्तों यहाँ पे कैसेट उलझ गई। साला यूरोपा CV, ये 2015-16 की बात है। अब यूरोपा CV क्या होता था मेरे को नहीं पता, कवर लेटर क्या होता था, एक्सपीरियंस लेटर तो चलो मालूम था, मगर जिस कंपनी में मैं था टैक्सी ड्राइवर में, इमिरेट ट्रांसपोर्ट टैक्सी में, वो मेरे को एक्सपीरियंस लेटर कैसे दे देती। तो वहाँ पे कहानी खराब हो गई।
फिर वहाँ पे एक पाकिस्तानी कैफ़े था, मैं उसके पास गया, उनको भी इतना ज़्यादा नहीं पता था। हमने सर्च किया, फिर मेरी जो यूके वाली दोस्त है, मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया यूरोपास एक सीवी होता है, लेटेस्ट सीवी, हंगरी में भी ये चलता है, क्योंकि वो हंगरी की थी, यूके में मर रही थी, तो उसने मुझे बताया। तो फिर उसने बताया कि तुम गूगल पे सर्च करो। खैर हमने सर्च वगैरह करके टेढ़ा मेढ़ा सीवी बना लिया, फिर कवर लेटर भी बना लिया। अब एक्सपीरियंस लेटर पे कैसे उलझ गई, एक्सपीरियंस लेटर कैसे बनाते वहाँ का। तो हमने क्या किया, किसी लड़के ने, देखो मैं आपको सजेशन नहीं कर रहा हूँ गलत काम करो, मगर मजबूरी में करना पड़ता है। किसी लड़के ने लीव के लिए एप्लीकेशन दी हुई थी, तो उसकी एप्लीकेशन पे कंपनी की स्टैंप थी, तो वो स्टैंप उठा के हमने थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा करके एक लेटर बना दिया। इस तरीके से हमारा दोस्तों काम चल गया। ये सब करते करते हमें करीब 1 वीक हो चुका था। इसके बाद फिर उनका रिप्लाई आया कि ठीक है आपने डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं, अब आपका इंटरव्यू होगा। तो मैं बहुत खुश हो गया। अब दिन के उन्होंने यूएई के 12 बजे का टाइम दिया कि आपका व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होगा। मैं बोला जी ठीक है। हमारे रूम में क्योंकि वाईफाई था, मगर हम लोग 10 ड्राइवर थे, तो सबको सेटिंग करके बोलना कि 12 बजे कोई रूम में नहीं आना, आओगे तो शोर मत करना, ज़्यादा आवाज़ मत करना। तो सब स्टैंड, तब भी मेरे पास यूट्यूब का ट्राईपोड, ये चैनल वगैरह कुछ नहीं होता था, तो फ़ोन को सेट करना, अच्छे कपड़े, शेविंग, ये सब बड़ा मुश्किल था। तो सब चीज़ सेट करके 11 बजे उनकी कॉल आ गई। तो वो रोज़ आन को अवेला एक मैडम थी, जो सीक कंपनी थी, CEE के, उन्होंने बताया कि ये सीक रिक्रूटमेंट है, माल्टा ट्रांसपोर्ट कंपनी ने हमें आगे हायर किया हुआ है ये ड्राइवर सर्च करने के लिए, कि ये इतने ड्राइवर चाहिए और हम सर्च कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद ना तो कभी मेरी पैसे की बात हुई, ना मैंने पूछा, ना उन्होंने मांगे, ना ही कभी बताया कि हम कोई पैसा लेंगे। जो खर्चे हुए, जो जेन्युइन चार्ज थे, वो तो लगने लगने थे जेब से। खैर उन्होंने 30 मिनट की इंटरव्यू करी, और इंटरव्यू में मेरे से ड्राइविंग के रिलेटेड पूछा, तो मैंने सब बताया जितना मेरे को आता था। तो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी। फिर उसने 5 मिनट की ब्रेक ली, बोला 5 मिनट की ब्रेक लेके हम फिर कॉल करेंगे। फिर उन्होंने 30 मिनट की कॉल करी, उसमें मेरे को मैथमेटिकल कुछ क्वेश्चन पूछे, ट्रिकी क्वेश्चन पूछे। जैसे उसने पूछा कि हम 3 फ्रेंड हैं, मैं पहले बस में जाती हूँ, तो मैंने बस वाले को 5 रुपये दिए, और मेरे 1.5 रुपये उसने कट करने थे, तो मेरे को वो 3.5 या कितने, नहीं हाँ, 1 रुपये 75 पैसे, और उसने मुझे बाकी पैसे देने थे। कि तभी नेक्स्ट स्टॉप हो गया, और मेरी 2 और फ्रेंड बस में चढ़ गई, और उन्होंने भी 5 रुपये उसको दे दिए, 5 यूरो ड्राइवर को। तो हमने 3 टिकटें ले ली, और ड्राइवर ने उनको और मुझे कितने कितने पैसे वापस करे। ऐसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो क्योंकि वो यूरो, पैसे, रुपए और उधर दिराम था, उनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। फिर उसने लास्ट में जो 30 मिनट की इंटरव्यू करी, आप ध्यान से सुनना इस चीज़ों को, ये आपके काम आएंगी। उस सिचुएशन के रिकॉर्डिंग थी, जैसे आप बिल्डिंग में हो, पैसेंजर लेके गए हो, या कुछ है, या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक, आग लग जाती है, कोई गैस की गाड़ी है, कुछ एक्सीडेंट हो गया आगे से पीछे से। कभी कभी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब बहुत टेक्नोलॉजी है उनकी, तो वो ऑटोमेटिक बसेज हैं। ऑटोमेटिक बस क्या है, अगर उसकी हैंड ब्रेक रिलीज हो जाए तो वो रुकेगी नहीं, मतलब वो मूव कर जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारे उसने क्वेश्चन पूछे। आग लगने पे आप क्या करोगे, ज़्यादा पैसेंजर बैठ जाए, पैसेंजर आपसे कुछ बदतमीजी करे, मारपीट करे, क्या करोगे, है ना, ऐसा ऐसा करके। और आपने जो स्टॉपेज है उस पर प्रॉपर रोकना है, चाहे मुसाफिर हो चाहे नहीं हो। तो अगर आप चलते हो, जब दरवाज़ा बंद हो जाता है, आपका टाइम हो गया, आज आप बस मूव कर लेते, पीछे से कोई भागता हुआ आ रहा है, कोई आदमी है, तो आपने रोकना नहीं रोकना, कोई लेडीज़ है तब रोकनी, बस नहीं रोकनी, कोई लेडीज़ है उसके साथ बच्चा है, या कोई बुजुर्ग है, या कोई हैंडीकैप है, मगर वो इशारा कर रहा है कि रोको, मुझे भी ले जाओ, आपने बस रोकनी है कि नहीं रोकनी। फिर मुझे पूछा माल्टा कहाँ पे है, उसकी कैपिटल कितनी है, इंडिया कहाँ पे है, आप कहाँ पे हो, नॉर्थ जोन क्या है, साउथ जोन क्या है, नेपाल कहाँ पे, इंडिया की कोई 5 स्टेट बताओ,
इंडिया के कुछ नेबरहुड कंट्री बताओ, माल्टा के नेबरहुड कंट्री बताओ। मतलब उन्होंने ये भी देखा कि इसको दुनियादारी की भी समझ है कि नहीं। फिर उन्होंने बताया कि आपने जितने क्वेश्चंस थे सबका आंसर दिया, 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, मगर मैंने उन 2 क्वेश्चन में बहुत सफाई से, बहुत बारीकी से ना का आंसर देते देते भी हाँ कर दिया। वो क्वेश्चन ये था, वो बोलती थी कि देखो मिस्टर सिंह, आप बस ड्राइव कर रहे हो, आपके आगे बहुत भीड़ है, मतलब बस में आगे मुसाफिर चढ़ गए हैं, जहाँ पे डोर होता है ड्राइवर के लेफ्ट में, आपको दरवाजा खोलने में और ड्राइविंग करने में लेफ्ट साइड देखने में दिक्कत हो रही बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करोगे? तो मैंने उनको बोला, लिसन मैम, मैंने कभी माल्टा में ड्राइविंग नहीं करी, मैंने माल्टा की बस नहीं देखी, मैंने दुबई में टैक्सी चलाई है और मैंने इंडिया में ट्रक, बस और कार चलाई। मुझे नहीं पता माल्टा की बस कैसे होती है, ठीक है? अगर आप मुझे उसका कुछ वीडियो कुछ दिखाओ तो मुझे पता चले। इंडिया में क्योंकि आगे पैसेंजर हो पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीछे दरवाजे होते हैं। अब जैसे बता रहे हो, मुझे ये नहीं पता कि उधर वहां बस कैसी होती है। तो उधर तो क्या है कि ड्राइवर इंजन पे भी 2-2 3-3 आदमी बिठा के बस चला लेता है। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ऑनेस्टली नहीं पता, क्योंकि मैंने आपकी बस और उसकी सब कुछ चीजें नहीं देखी हुई। जब तक मैं नहीं देख पाऊंगा मैं कैसे बता दूंगा, ठीक है? और फिर भी मैंने बोला अगर आप जरूरी चाहते हैं तो ये है कि मैं हमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे उस तरफ ग्लास मिरर में देखने दो, किसी ऐसे तरीके से पीछे या नीचे बैठ जाओ ताकि मुझे ग्लासेस वगैरह में दिखेगा तो मैं ड्राइविंग करूंगा, नहीं तो मैं ड्राइविंग नहीं करूंगा, नहीं तो मैं अपनी कंपनी को कॉल करूंगा। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन थे। खैर इसके बाद दोस्तों उन्होंने बोला कि आप पास हो मगर आपकी इंग्लिश जो है थोड़ी सी लाइट है, इंग्लिश में आप वीक हो। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश सीख लूंगा। तब मेरी इंग्लिश दोस्तों सच में वीक थी। उसके बाद दोस्तों इंटरव्यू पास हो गया, मुझे एक कंफर्मेशन मेल मिल गई। वो ज़्यादा कुछ मेल से ही करते थे, ठीक है? उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप ये जो डॉक्यूमेंट है ना दोबारा से सब स्कैन करके, पहले तो उन्होंने जल्दी जल्दी में लिए थे, ठीक है, तो पीडीएफ में भेजो। तो तब ये पीडीएफ वगैरह स्कैनिंग इतना प्रचलित नहीं था, मुझे पीडीएफ ऑनेस्टली पता ही नहीं था कि पीडीएफ क्या होता है। खैर हमने किसी से करवा के थोड़ा बहुत तो उनको भेजे, ठीक है? उसके बाद उन्होंने बोला कि आप अपना एड्रेस भेजो। मैंने एड्रेस भेजा। फिर उन्होंने बोला आपको होम कंट्री की पीसीसी और दुबई की पीसीसी चाहिए। अब दुबई की पीसीसी तो मैंने शाम को अप्लाई करी, 50 रुपए और 20-70 दराम की, और सुबह 4 बजे आ गई। अब इंडिया की पीसीसी मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों इंडिया का। पर वहां पे मेरी फैमिली ने अप्लाई करी तो मुझे 15 दिन लग गए, और पता नहीं 15-20-25 हज़ार रुपये लगा, तब मुझे इंडिया की भी पीसीसी मिल गई थी। पीसीसी 2 तरीके की होती है, मैं आपको बता दूं, एक पुलिस की पीसीसी, एक पासपोर्ट की। उन्होंने पुलिस वाली यानी कि पुलिस स्टेशन वाली एसएसपी वाली मांगी थी, पासपोर्ट वाली नहीं मांगी थी। खैर इन्होंने मेरे को कुरियर कर दी, स्कैन कर दी, तो मैंने उनको दे दी। अब वहां पे मामला अटक गया इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का दोस्तों, ठीक है? तो बोलते हैं आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। मैंने बोला आप कॉन्ट्रैक्ट भेज दो, मैं थोड़े दिन बाद आपको बना के भेज दूंगा। वो बोलती ठीक है। उन्होंने दोस्तों मेरे को कॉन्ट्रैक्ट भेजा मेल से, 36 पेज का कॉन्ट्रैक्ट था। फिर 4 दिन बाद मेरे को एक कुरियर मिला, उसमें ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट भी था। अब साला कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा था, उसको देख के पढ़ के मेरे पसीने छूट गए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने उन सब के प्रिंट निकाले और दूसरे लोगों से, तब ये मुझे गूगल का इतना भी नहीं पता था कि ट्रांसलेट हो जाती है लैंग्वेज, खुद से ट्रांसलेट करना पड़ता था, कभी कहीं से कभी किसी से, तो इंग्लिश में हाथ तंग था, ये ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं आपको। खैर हमने कॉन्ट्रैक्ट देखा, फिर वो बोलते हैं अगर आपको ये सब चीजें मंजूर हैं तो आप इस पे साइन करके वापस भेज दो। मैंने साइन किया और वापस कुरियर भेजा। तब मेरा वहां पे लगा था 155 दिरहम, 150 दिरहम कुरियर भेजने का, यानी कि इंडिया का 3000 रुपया। अब जैसे मैंने कुरियर भेजा, 4-5 दिन बाद मुझे दुबई से कॉल आ गई, भाई साहब ये बात है, अस्सलाम वालेकुम, ये हो गया वो। मैंने बोला क्या? बोलता आपने कुछ डॉक्यूमेंट भेजे, हमें क्या, ये दुबई या इंडिया नहीं है, आपको उसमें आईडी और पासपोर्ट की कॉपी पहले पेज पर ऊपर लगाओ बॉक्स के।
क्या पता आपने हमारी कंट्री को कोई सीक्रेट बाहर भेजे हों। तो मैं यार बड़ा शॉकिंग हुआ यार, कैसे लोग हैं मगर कितनी सिक्योरिटी रखते हैं यार अपनी कंट्री की। हमारे यहाँ तो कुछ भी भेज दो, कोई कुत्ता भी नहीं पूछता क्या कहाँ क्या जा रहा है। मैंने उनको आईडी और पासपोर्ट की कलर कॉपी भेजी, उन्होंने वो बॉक्स के ऊपर लगाई, फिर मेरा कुरियर माल्टा के लिए निकला। खैर उनको कुरियर मिल गया। इस तरीके से प्रोसेस चला। अभी दोस्तों इस सब चीज में कम से कम 1.5-2 महीने मेरे निकल चुके थे कॉन्ट्रैक्ट तक। इसके बाद उन्होंने बोला कि भाई अब तुम मुझे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर दो, भेजो आईडीपी। अब क्योंकि मैं दुबई में कार ड्राइवर था, मैंने बहुत सर्च किया, बहुत सारे लोगों से पूछा। ज्यादा ड्राइवर बोलते हैं जो दुबई का लाइसेंस है वही इंटरनेशनल है, तो उन गधों को पता ही नहीं है कुछ भी। दुबई का लाइसेंस इंटरनेशनल नहीं है, इंटरनेशनल लाइसेंस अलग कैटेगरी में होता है, ठीक है। ना इंडिया का लाइसेंस इंटरनेशनल है ना दुबई का, इंटरनेशनल लाइसेंस अलग होता है। मैंने वहाँ पे अबू धाबी में हमदान स्ट्रीट में सर्च करके 1-2 जगह पता किया ऑनलाइन, तो वहाँ पे एक लड़का था इजिप्ट का, मोहसिन ऐसे करके कुछ उसका नाम था। तो उसने मेरे से 179 दिराम लिए और मुझे चाय पिलाई। मेरा दोस्त भी बन गया क्योंकि उसने बोला मुझे भी माल्टा जाना है, मेरी भी हेल्प करना। तो उसने मुझे लाइसेंस बना दिया। अब उस लाइसेंस में क्या था, उसने मेरे दुबई का लाइसेंस लिया, उसका नंबर लिया, पासपोर्ट की कॉपी जैसा इंटरनेशनल लाइसेंस था छोटा सा, और उसमें उसने ABCD 5 कैटेगरी थी। ए मतलब बाइक, बी मतलब कार, सी मतलब वैन, डी मतलब बस और ई मतलब ट्रक। उसने बी पे एक टिक लगाई थी, बी वाले बॉक्स पर, और स्टैंप लगाई थी, बी मतलब कार। अब मैंने जब उधर भेजा तो वो बोलती इस पे बी है डी है नहीं, यानी कि तुम बस ही नहीं चला सकते हो। अब मैं इंडिया से लाइसेंस नहीं बना सकता था। इंडिया का रूल ये है RT ऑफिस का कि अगर मैं इंडिया में हूँ, मेरे पास वीजा है, टिकट है, तो मेरे को इंडिया का लाइसेंस मिलेगा, नहीं तो मेरे को इंडिया का लाइसेंस इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं मिलेगा। बहुत सर्च किया, बहुत परेशान हुआ, यूट्यूब पे देखा, ये वो देखा, तो सब ना ऐसे ही है, किसी को भी ढंग से पता इन चीजों का तब किसी को कुछ भी पता नहीं था। और माल्टा की तो कोई वीडियो है ही नहीं थी यूट्यूब पे, ना ही किसी को ज्यादा पता था कि माल्टा कहाँ है। खैर मेरी वो फ्रेंड ने किसी से पूछ पाछ के, लंदन वाली ने, UK वाली ने मुझे बताया कि ये कंपनी है ITCA करके, अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका कनाडा की। उसमें तुम अप्लाई करो ऑनलाइन और तुम्हें लाइसेंस मिल जाएगा। खैर मैंने उनका ऑनलाइन फॉर्म देखा, उसमें सारा कुछ था। तो उन्होंने करीब 40-50 यूरो मेरे से लिए। मेरे से लिया क्या, मेरी फोटो, लाइसेंस की कॉपी, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, किस कैटेगरी का बनाना है। तो उन्होंने मेल पे मेरे को तुरंत सॉफ्ट कॉपी भेज दी, एक पेज। उस पे D और B दोनों पे टिक लगी हुई थी बस में, यानी कि मैं बस चला सकता था। फिर उन्होंने 4 दिन बाद मेरे को कुरियर से ओरिजिनल लाइसेंस भेजा। वो पासपोर्ट से थोड़ा सा लंबा था और हार्ड कॉपी नहीं थी, मतलब सख्त नहीं था, सॉफ्ट कॉपी थी, वाइट कलर में था, 15-20 पेज का था। उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं था, बस एक फॉर्मेलिटी थी, ठीक है। तो वो मेरे को मिला, फिर उसका भी मैंने, तो वो बोलते हैं हमें रीजनल भेज दो, मैंने उनको रीजनल भी भेज दिया फिर वहां से माल्टा वालों को, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल लाइसेंस का भी एक चीज क्लियर हो गई। अब साले वो बोलते हैं कि भाई साहब आप हमें लाइसेंस का एक्सट्रैक्ट दो, लाइसेंस की ट्रांसलेट दो, लाइसेंस का मेथड दो। तो साला ये लाइसेंस की ट्रांसलेट, लाइसेंस का मेथड, तो मैं बोला लाइसेंस तो इंग्लिश में है, ट्रांसलेट की क्या जरूरत है। वो बोलती वो ट्रांसलेट नहीं होती, नाम ट्रांसलेट है। ट्रांसलेट ये नहीं है कि आपका हिंदी में तो इंग्लिश में करना है, वो ट्रांसलेट नहीं, ये और ट्रांसलेट होती है। और एक्सट्रैक्ट एक फॉर्म ही होता है, वो RTO से मिलता है। खैर किसी लड़के को भेजा, मिन्नत तरले करके 1000-1500 रुपया लेके उसने बना दिया। किसी को देखना होगा तो मेरे बैग में पड़ा हुआ है सब कुछ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, ट्रांसलेट क्या होता है, मेथड क्या होता है, ये तीनों चीजें भी बना दी। फिर उन्होंने मेरे से मांगा सैलरी स्लिप। अब क्योंकि हमारी सैलरी स्लिप तो हमें मिलती थी मगर उसमें सैलरी ठीक ठाक होती थी, उसको भी थोड़ा सा एडिट करने पड़ा। फिर उसने मांगा मेरे से बैंक स्टेटमेंट 2 साल की। अब 2 साल की बैंक स्टेटमेंट लेने के लिए 1068 दिरहम उनको देने पड़े मुझे, फिर जाके, यानी कि 3-16। आप इन सब पैसों को काउंट करते रहना, लास्ट में देखना कितने पैसे बन जाते हैं।
168 दिरहम मैंने उनको दे दिए स्टेटमेंट के, ठीक है, 68 दिरहम। तो ये देख लो आप, मतलब इसके पैसे बन गए आप, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने जब ये स्टेटमेंट भी भेज दी, अब वो बोलती है कि तुम पासपोर्ट की पूरा प्रिंट कॉपी लेके आओ कलर में, पूरा पासपोर्ट। अब कंपनी मेरे को, दोस्तों आप समझ सकते हो, मैं जॉब कर रहा था, पासपोर्ट कैसे दे सकती थी। तो उसके लिए भी फिर हमने एक ड्राइवर को लेके गया, उसकी सिक्योरिटी को इधर ही रुकना पड़ा शायद उतनी देर। पाकिस्तानी था पर अच्छा था बेचारा मेरा दोस्त। तो उन्होंने बोला कि भाई, मैंने बोला ऐसे मुझे काम है, मैं क्या बोल सकता था। मैंने बोला हमारा कुछ झगड़ा है घर पे, कोर्ट का मसला है जमीन जायदाद का, तो कोर्ट ने देखना है कि ये वाकई इस टाइम कहाँ है, कहाँ कहाँ गया है, तो वो पासपोर्ट पूरा स्कैन चाहिए। उन्होंने दोस्तों मेरे को पासपोर्ट दे दिया, मैंने बाहर जाके उसका प्रिंट निकाला, उनको भेजा, तो वो बोलती ये सही नहीं है, क्योंकि तब इतना पता नहीं होता था। फिर दोबारा से किसी और दुकान से किया। अब वो आपको पता है दुबई में स्कैनिंग के भी बहुत सारे पैसे लगते हैं, तो स्कैनिंग के भी उन्होंने काफ़ी पैसे ले लिए। खैर इस तरीके से काम हमारा चलता रहा दोस्तों, और चलते चलते ही फिर इसी तरीके से हम क्या कहते हैं, धक्के खा खा के आगे बढ़ते रहे। अभी यहाँ तक मुझे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और मेरे पैसे जो थे वो डॉक्यूमेंटेशन के लग रहे थे, उसके अलावा तो ज़्यादा नहीं लग। सबसे ज़्यादा मेरे फोटो स्टेट, लैमिनेशन, ये चीज़ों के पैसे लग रहे थे। मैंने उनको पीसीसी भी दे दी। अब वो बोलते हैं कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट हैं, इसके साथ आपको 80% फेस वाली फ़ोटो चाहिए, एक पूरी बॉडी की फ़ोटो चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे। अब वो भी मैंने करवा दिए। अब सबसे जो बड़ी बात थी वो थी कि उन्होंने एक्सपीरियंस लेटर, जो मेरा इतना साफ नहीं था, दोबारा से मांग लिया। बोलता उस कंपनी से आप एक्सपीरियंस लेटर लेके आओ जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, ताकि हमें विश्वास हो जाए कि आपने एक्सपीरियंस लेटर सही से लिया है कि नहीं लिया। अब यार एक्सपीरियंस लेटर आप समझ सकते हो मेरी कंपनी कैसे देती। तो इस पे जो थी कहानी थोड़ी सी उलझ गई, ठीक है दोस्तों। पर फिर क्या करना था, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो उस पर भी करना था। अगर मैं वो यूट्यूब पे नहीं बता सकता, आपको पर्सनली बता दूंगा क्या जुगाड़ किया था। तो हमने उनको एक्सपीरियंस लेटर भी दे दिया। इस वीडियो में ये माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ये जो ग्रीन वाली है पीछे, वो हमारी बस जा रही है। उसके बाद उन्होंने हमसे बोला, पासपोर्ट भी चलो फुल मैंने उसको दे दिया, इंटरनेशनल लाइसेंस भी दे दिया, आईटीपी ऑनलाइन वाला भी दे दिया, दुबई वाला भी दे दिया, इंडिया वाला भी दे दिया। फिर वो बोलते हैं कि भाई साहब, आप जो आपका वीज़ा का वो है, ऑफिस है कोई भी, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है, उसका एड्रेस दो। अब साला मेरे को वो भी नहीं पता था कि एम्बेसी का दूँ। चलो मैंने सर्च किया, एक कोलकाता में था, एक दिल्ली में, मैंने दिल्ली का एड्रेस उनको दे दिया। अब दोस्तों मैंने एड्रेस दे दिया क्योंकि मैंने लिख रखा है, कहीं कोई गलती ना हो जाए, इसलिए मैं कागज पे देख देख के बोल रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों उन्होंने मुझे एक अप्रूवल लेटर भेजा। अप्रूवल लेटर भेजा मतलब एक फॉर्म टाइप होता है, वो भेजा। कुछ और डॉक्यूमेंट भेजे, और जो मेरे को शुरू में कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो दोबारा से फिर मिल गया, दोबारा से कुरियर आ गया। तो मेरे को बोलते हैं कि आपने ये लेटर और एक अकोमोडेशन, एक इनविटेशन लेटर होता है, वो चीज़ें भेजी। उन्होंने बोला कि अब आप अपॉइंटमेंट लेके माल्टा एम्बेसी में ये डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हो। जब मैंने ये सब देखा तो फिर मैंने उसको बोला कि मैं छुट्टी लेके घर चला जाऊं, क्योंकि मुझे वहाँ पे डर था थोड़ा कि बाद में कंपनी पासपोर्ट दे या ना दे। तो दोस्तों मैंने छुट्टी लेके फिर मैं घर आ गया हूँ। अभी तक दोस्तों हम जहाँ पहुँचे थे, एम्बेसी की बात चल रही थी और उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजे थे, और फिर हमने एम्बेसी में जाना था। मगर एम्बेसी में जाने से पहले बहुत सारी तैयारी होती है, बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है।
और एक आदमी जो बिल्कुल नया है, जिसको कभी पता नहीं क्या करना, उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी बात आप समझने की कोशिश करना, तब ये माल्टा यूट्यूब पे कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई यूट्यूबर नहीं था जो माल्टा की वीडियो बनाता था। ठीक है, इस वक्त जो है 18, 19, 20 के बाद आए हैं, तब कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं था जो माल्टा की वीडियो बनाता था, जो माल्टा के बारे में कोई जानकारी देता था। हाँ, एक चैनल था, मुझे भी उसका नाम याद नहीं है, मैंने उससे थोड़ा बहुत पूछा था, मगर उन्होंने भी कुछ ज़्यादा रिप्लाई नहीं करा था। खैर, उसके बाद हमें जो दिक्कत आई थी वो कौन सी आई? सबसे ज़्यादा दिक्कत आई कि उन्होंने बोला कि आप ये डॉक्यूमेंट बनवा के लेके जाओ। उन्होंने हमें एक चेक लिस्ट दे दी थी। उस चेक लिस्ट में बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन था, मगर हमें उसका पता नहीं। ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे करते हैं, क्या होती है, सोच तो रखा था, मगर आज के टाइम और उस टाइम में बहुत फर्क था दोस्तों। अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, पेटीएम, फोन पे से आप ट्रैवल इंश्योरेंस कर लो, पॉलिसी बाजार से बाय कर लो, बहुत कुछ कर लो, मगर तब बहुत दिक्कत थी। खैर, जैसे तैसे करके, और मैंने इस चेकलिस्ट को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया, दिखाया, किसी को भी ज़्यादा पता नहीं था। उसमें लिखा हुआ था 30,000 यूरो की इंश्योरेंस करो और 1 महीने या 60 दिन या ऐसे कुछ कर लो। मगर जब एम्बेसी में जाते हैं तो वो लोग ज़्यादा मांगते हैं। तो उसका हल ये है, जब कभी आप इंश्योरेंस करो, ट्रैवल इंश्योरेंस, आपको कम से कम 6 मंथ की या 100 दिन की इंश्योरेंस करनी है। 100 से 3 महीने या 6 महीने से कम की नहीं करनी। और 50,000 यूरो या डॉलर में होती है, डॉलर से कम नहीं करनी। कभी भी आपको ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि वो लोग आपको चेकलिस्ट जो है कुछ पुरानी है, इसमें उन्होंने अपडेट नहीं करी, मगर वहां पे VFS दिल्ली वाले अलग बोलते हैं, चंडीगढ़ वाले अलग बोलते हैं, जयपुर वाले अलग बोलते हैं। तो ये मुझे नहीं पता इसका क्या चक्कर है, मगर ऐसा है। खैर, अब कवर लेटर की दिक्कत थी, कवर लेटर नहीं बना था कि एम्बेसी में कवर लेटर कैसे बनाते हैं, क्या होता है। और ये जो हमारा एरिया था, इसमें तो बिल्कुल भी किसी को पता नहीं था। खैर, इसका भी हल हमने बड़ी आसानी से किया। हमने क्या किया, जब अलांते मॉल में गए तो वहाँ बहुत सारे एजेंट होते हैं, वहाँ एक ऑफिस है, वीजा फॉर यू, उनसे बनाया। उन्होंने 5 मिनट लिए, पहले ही बना होता है, बस नाम पासपोर्ट डाला और हमें कवर लेटर दे दिया। फिर हमने करनी थी डमी टिकट जाने की, ठीक है, वो भी हमने किसी से करवाई। और इसमें फोटो 80% फेस वाली, ये वो काफी चीजों का उसमें मायने रखते हैं ये लोग। इम्पोर्टेंट बात होती है, मगर हम लोग ध्यान नहीं देते। उसमें आपको 80% फेस वाली फोटो भी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चाहिए। और आपको डॉक्यूमेंट 2 सेट में लेके जाने हैं। कुछ एम्बेसी में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो वाली फाइल लेते हैं, कुछ एम्बेसी में कलर वाली फोटोकॉपी भी ले लेते हैं। अभी जैसे मैं एक बार पासपोर्ट ऑफिस गया था, तो कैसे तो उन्होंने कलर वाली कॉपियां वापस कर दी थी, बोलते हैं हमें सब कॉपी ब्लैक एंड व्हाइट ही चाहिए। तो ये भी कुछ लफड़ा हो जाता है। तो 2 आपने बिल्कुल सेट क्लियर लेने हैं, पासपोर्ट लेने हैं, जैसे स्टडी सर्टिफिकेट वो लेने हैं। जो उधर से जितने भी डॉक्यूमेंट आए हैं उनका एक कॉपी सेट और एक ओरिजिनल लेना है, ठीक है। आपकी ट्रैवल और एक जो फॉर्म होता है, वीजा फॉर्म, शेंगन वीजा फॉर्म या कुछ भी बोलो, उसको भरना, हाथ से भरना है। किसी अच्छे आदमी से भरवा लो जिसकी राइटिंग अच्छी है, और उसको कैप्स लॉक में भरना है, आप छोटे अक्षरों में नहीं भरना। उस पर फोटो लगा के सारी डिटेल भरनी। उसमें भी कभी कभी हम लोगों की कैसेट उलझ जाती है। वो ऐसे उलझ जाती है कि वो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक चेक। तो हमें कुछ नए आदमी को पता नहीं होता हमारे पास कौन सा पासपोर्ट है, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ चीजें। तो आप किसी अच्छे एजेंट की सहायता से किसी ऑफिस वाले को बोलो, या यूट्यूब पे सर्च करके फिर वो कर लो। तब और आज के मामले में बहुत फर्क था दोस्तों। ट्रस्ट करना, मेरा विश्वास करना, मैं आपको कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूँ। तब और आज के मामले में बहुत फर्क था चीजों का, इंफॉर्मेशन का, टेक्नोलॉजी का, ठीक है। क्योंकि आज
2024 है और ये 2016-17 की बात, आप समझ सकते हो 6, 7, 8 साल पहले माल्टा का। और यूट्यूब पे तो कोई वीडियो भी नहीं थी माल्टा की, कोई वीडियो नहीं थी माल्टा की किसी यूट्यूबर के पास। ये 1917 के बाद ही थोड़ा सा इसका हवा चेंज हुई है, माल्टा माल्टा होने लगा। खैर हमने टाइम लिया और तब मेरे ख्याल से हमें इसलिए टाइम मिल गया था माल्टा का, शायद फ्री। हमने सारी तैयारी की और हम चंडीगढ़ चले गए और वहाँ का सिस्टम भी ठीक ठाक था। मतलब उन्होंने पूछा मुझे, जब मेरी बारी आई तो वहाँ पे एजेंटों का बहुत बोलबाला है। जो साथ में ऑफिस है ना, वो अपनी फाइल ले लेकर सीधे ही घुस जाते हैं, कोई सिस्टम ज़्यादा बढ़िया नहीं है वहाँ का। खैर जब मुझे बुलाया तो उन्होंने बोला एक फाइल माल्टा की, तो माल्टा का सिर्फ मैं ही एक क्लाइंट था। कहीं वो बोलते हैं पता नहीं आज कैसे कोई क्लाइंट, मतलब वो इतने हैरान थे कि माल्टा का कौन आ गया, कभी बोलते आया ही नहीं माल्टा का। खैर मैं गया, उन्होंने सबमिशन करी, मेरे डॉक्यूमेंट देखे, थोड़ा बहुत पूछा मेरे से, ज़्यादा नहीं पूछा, वर्क परमिट है किस में जा रहे हो, तो मैंने वो सब चीज़ें दिखा दी। उन्होंने बोला तो 1-2 डॉक्यूमेंट कम था। वो लड़की थी, अच्छी बात करती थी, इंग्लिश हिंदी गुलाबी में। उसने मुझे बताया कि इधर से बना लो, आप बाहर जाओ, बहुत सारे ऑफिस हैं, आप उधर से बना के दोबारा आ सकते हो, डायरेक्ट आ जाना। उन्होंने मेरे से 8,800 रुपये लिए, मेरे को एक लंबी स्लिप दी और उन्होंने कैश ही लिया था शायद मेरे से, या ऑनलाइन लिया था, मुझे याद नहीं है। मेरे को स्लिप दी और 15 दिन का टाइम देके मेरे को बोल दिया कि आप अब फ्री हो। पासपोर्ट मेरा रख लिया और मेरी फ़ोटो हुई, फिंगर विंगर कुछ नहीं हुए, और मेरे को घर भेज दिया। और करीब 22, 25, 24, 25, 26 दिन, महीने बाद मेरा पासपोर्ट अमृतसर में आ गया था। मगर इनकी सर्विस थोड़ी बेकार है कुरियर की। इन्होंने कुरियर पता नहीं कौन सा एड्रेस डाला हुआ था, कहाँ कहाँ घूम के मेरे को खुद इनके ऑफिस जाना पड़ा पासपोर्ट लेने। पर थैंक गॉड वीज़ा लगा हुआ था। पासपोर्ट पे दोस्तों माल्टा का जो वीज़ा है 3-3.5 महीने का ही लगता है, उसके ज़्यादा नहीं लगता, कभी ये भी कंफ्यूजन में मत रहना। और टीआरसी कार्ड आपको 1 साल का मिलेगा। खैर मुझे वीज़ा मिल गया था। अब दिक्कत ये थी कि मैंने वीज़ा उनको भेज दिया अपने ऑफिस वालों का, तो उन्होंने मेरे को उसके बाद दोस्तों हमने देखा वहाँ से सबमिशन के बाद वापस आ गए, पासपोर्ट मिल गया, वीज़ा लगा था। फिर मैंने अपने ऑफिस में वीज़ा को भेजा, उनको फ़ोटो भेजी। उन्होंने बोला कि आप टिकट बुक करो और लगेज का ध्यान रखो, आ जाओ आप कभी भी, मगर यहाँ पे फ़्लाइट आपकी उतरे 10 बजे से लेके 5 बजे तक। जो आपको एयरपोर्ट से लेने आएगा आदमी, वो दिन में ही आएगा, रात में नहीं आएगा। मुझे जो भी फ़्लाइट मिल रही थी वो वहाँ पे रात को लैंड करती थी। इस सिस्टम में कम से कम 10-15 दिन, 20 दिन, महीना ऐसे निकल गया। फिर मेरे को एक फ़्लाइट मिली, मुझे ट्रेन से जाना था अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से फ़्लाइट मिली मुझे अलीटालिया की। अब जो ETT या AT ऐसे कुछ हो गई है, तब अलीटालिया थी। दिल्ली से रोम इटली, रोम से माल्टा। मेरी फ़्लाइट रात को थी करीब 12-1 बजे दिल्ली से। अब दिल्ली में भी कैसे उलझ गई। जब मैं एयरपोर्ट पे गया, उन्होंने देखा नया आदमी है, लगेज वगैरह तो चलो ठीक ठाक थे, कुछ भी गड़बड़ नहीं थी, मगर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट मांग लिया। अब वो कन्फ्यूजन में नया आदमी था, वो डॉक्यूमेंट का कोई मतलब नहीं था, वो घर पे था। बोलते जो शुरू में वर्क परमिट से पहले एक लाल रंग का डॉक्यूमेंट आया वो दिखाओ। मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता था उस बात का। यार वीज़ा है, टिकट है, मैंने बोला वीज़ा है, बोलता है ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, टिकट है, टिकट है, वर्क परमिट है, ठीक है, तो भाई क्यों रोक रहे हो। मगर आपको पता है ये इंडिया है। हरियाणा के थे वो, दिल्ली में 2-3 अलीटालिया एयरलाइन के पता नहीं क्या पोस्ट थी, बट हरामी थे। वो चाहते थे शायद पैसे, पर मैं नहीं समझ पाया, मेरे को समझ आना चाहिए था। मैंने बड़ी मुश्किल से रात 12-1 बजे किसी तरीके से घर से वो मंगवाया। अब दिक्कत थी वहाँ पे प्रिंट नहीं निकल रहा था एकदम, और मैं बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि मैंने अंदर एंट्री कर ली थी। पता नहीं कैसे मैंने हाथ पांव जोड़ के एक एयरलाइन की उससे प्रिंट लिखवा कर उसको दिया, फिर बोलता है जाओ। तो मेरे को इतना गुस्सा था, मैं इतना परेशान था, मेरा दिल करता था कि कुछ चीज़ हो मेरे हाथ में, मैं साले के उसके सर पे मार दूँ। ऐसे हरामी लोग हैं ये लोग।
अलीतालिया एयरलाइन की आपको एक बात और बता दूं, उसमें 7 किलो लगेज आता है दोस्तों हैंडबैग में, और 23 के 2 लगेज जाते हैं बड़े ब्रीफकेस, 23 और 23 46 किलो के लगेज में। तो आप ये जब भी अलीटालिया की आपको ज़्यादा बैग, क्योंकि मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, तब नया था, मैं एक ही बैग ले गया था। उसने मुझे बोला ये जो हैंड बैग है इसको भी लगेज में कर ले और किसी लिफाफे में अलग से डाल ले, तुम्हारा काम ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि मेरे पास इतना वेट नहीं था, खैर चलो। अब दिक्कत ये हुई कि मैं नया था बिल्कुल, पहली बार ट्रैवल कर रहा था, पहली या दूसरी बार लगा लो इंटरनेशनल फ्लाइट में। तो जब मैं रोम में उतरा तो मैं अपना सामान ढूंढते रहा। सुबह हम उतर गए कोई 6 बजे, 8 बजे मेरी दूसरी फ्लाइट थी, और मैं घंटा 1.5 घंटा अपना सामान ही ढूंढता रहा उधर। अलीतालिया एयरलाइन वालों की ये गलती थी कि उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि मेरा सामान कहाँ मिलना है। तो मैं तो सोचा उधर ही मिलेगा। जब वो सामान नहीं मिला, मैंने अपनी फ़्लाइट चेक करी तो वो निकल चुकी थी। फिर मैं उनके ऑफिस में गया, उन्होंने सॉरी फील किया, मेरे को कोल्ड ड्रिंक पिलाया और मेरे को टिकट और बोर्डिंग पास तुरंत दे दिया दोबारा। ये सब करते करते ना मेरा जो टाइम है वो निकल गया। मैं माल्टा, फिर माल्टा एयरलाइन से रोम से पहुंचा करीब शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे। और मैंने लगेज के लिए वहाँ से उन्होंने फ़ोन कर दिया था, पर वहाँ जाते एक और ट्रेजेडी हो गई कि मेरा एक जो लगेज था वो लॉस था। एक ही लगेज वहाँ पड़ा हुआ था, मतलब एक बैग था जैसे किट होती है कपड़े वाला, और एक जो टायर वाला हैंड बैग होता है ना बड़ा, वो गायब था। उन्होंने मेरे को चिट बना कर दी, बोलते 7 दिन में आपका बैग मिल जाएगा। हालांकि बैग के ऊपर मैंने 2-3 स्टिकर इंग्लिश में लिखकर अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह डाला हुआ था पहले से ही। तो आप ये चीज़ भी ज़रूर करना, अपने बैग के ऊपर 1-2 जगह अच्छी टेप या गम से अपना एड्रेस वगैरह लिख कर डाल दिया करो, ताकि कभी कंफ्यूजन में उनको पता लग सके कि ये बैग किसका है। ठीक 7 दिन बाद मेरा बैग मिल गया। अब दूसरी कहानी शुरू होती है। जब मैं एयरपोर्ट में, मैंने वहाँ पे वाईफाई थोड़ा किया और व्हाट्सएप और मेल पे देखा, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी फ़्लाइट पता नहीं मिस, हाँ मैंने उनको मेल कर दिया था लेडीज़ को कि मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। उसने बोला वो लड़का तो चला गया फ्रांसिस, अब वो रुकेगा नहीं रात को वहाँ। वहाँ पे हमारा ऑफिस है, तो ऑफिस में मेरे पास एक वेलकम किट थी। उन्होंने मेरे लिए एक वेलकम किट रखी हुई थी, वो किट मुझे मिली। उसमें मेरे रूम का चाबी थी, और सॉरी कार्ड था, बस का कार्ड था। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे यहाँ पे जाना है, ये है और ये बिल्डिंग है और ये बस से, मगर नया बंदा डरता है। मैंने वहाँ पूछा तो वो बोलते हैं 28 यूरो में आपको टैक्सी मिल जाएगी, 28 यूरो में। अब मैं क्या कर सकता था, मुझे टैक्सी ही लेनी थी। तो मैंने वहाँ से टैक्सी बाय करी, मैंने वहाँ से टैक्सी ली, घर आ गया। उसने मुझे घर के आगे छोड़ दिया। जो मेरा घर था ना, उसी नाम से साथ में एक बिल्डिंग थी, वो होटल था, बेला विस्टा होटल, बेला विस्टा स्वीट। चलो घर में इंटर किया। अब इंटर वगैरह करने में भी दिक्कत थी, क्योंकि वहाँ लॉक वगैरह नहीं होते, मशीन से एटीएम जैसा कार्ड होता है उससे दरवाजे खुलते हैं। तो रात के खाने की दिक्कत हो गई, मुझे खाना नहीं मिला। अब बहुत ज़्यादा थक चुका था। साथ में ही बेला विस्टा होटल था, वहाँ गया, अकेला था। मैंने दूसरे को बोला, अब होटल में भी ना नया नया बंदा, इतनी ट्रैवल से 24, 30, 35 घंटे से शूज़ डाले हुए हैं, भूखा प्यासा। उसने बोला 10 यूरो का खाना है भाई साहब, कुछ भी खा सकते हो। जैसे मैरिज में नहीं लगे होते टेबल, ऐसे टेबल लगे हुए थे, और एक आपको ड्रिंक मिलेगा। बड़ा अच्छा ड्रिंक था, जैसे वोदका नहीं होती अच्छी सी, जैसे थोड़ा थोड़ा लिमका जैसे स्वाद था उसमें। एक उसने ड्रिंक दिया ठीक ठाक सा, मैंने वो ड्रिंक मारा। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा शराब नहीं पीता हूँ, थोड़ा सा ही मैंने खाना खाया, क्योंकि उनका खाना अजीब था। ना तो चावल थे, ना कोई सब्जी थी, ना दही था, ना कोई सलाद था, बस मुर्गा, मीट, मछली, गाय, भैंस, पता नहीं क्या क्या उन्होंने रखा हुआ था, सांप, बिच्छू, पता नहीं क्या क्या था। मैंने तो थोड़े से चावल जैसे और 1-2 चीज़ थी, मुझे समझ में नहीं आई क्या थी, बस वो खाए। और बाहर आके एक नमकीन, एक बिस्कुट लिया, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली 2 लीटर की, वो भी पी गया और आया रूम में और गिर पड़ा और सो गया। अगले दिन हमें बाहर से ही दुकान से सिम खरीद ली, और हमें मेडिकल के लिए जाना था, तो हम मेडिकल के लिए चले गए। वहाँ वो जो अकोमोडेशन वाला लड़का जो एयरपोर्ट पे लेने आया था, जो नहीं मिला था हमें,
उसने बताया कि मैं कल आपको लेने आया था, आपकी फ़्लाइट मिस हो गई तो मैं वापस चला गया। तो उसने हमारा मेडिकल करवाया, फिर उसने बताया कि ये सब चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे आपने करना और नेक्स्ट डे से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट है। फिर हम उसने हमें डिपो का रास्ता बता दिया, जैसे यहाँ बस स्टैंड होता है ना, वहाँ डिपो बोलते हैं, बस डिपो की हैमरून में जाना है आपने, वहाँ पे आपकी क्लासेज है। चलो नेक्स्ट डे हम वहाँ गए तो हम अच्छे टीचर थे, हमारी 2 घंटे की क्लास शुरू हुई, उससे अगले दिन 4 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 8 घंटे। तो वो लोग एक दिन से ही बढ़ाते नहीं है क्लासेस। और हमें दूसरे तीसरे दिन ये भी पता चला 4 पॉइंट कुछ यूरो आपको पर आवर सैलरी मिलेगी क्लासेस की। यानी कि अगर एक दिन में हमारी 8 घंटे क्लास लगी है तो हमारे 32 जो है यूरो वो बन जाएंगे एक दिन के, ठीक है, नेक्स्ट डे के भी। तो इस तरीके से 15 दिन बाद हमें 388.88 पैसे, 388 रुपये 88 पैसे का चेक मिल जाता था, मतलब 350-400 यूरो का। तो ये हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ थी। और हमारी 168 आवर्स की क्लासेस थी थ्योरी की। पहले थ्योरी की क्लास लगी, फिर हमारी प्रैक्टिकल ड्राइविंग की टेस्ट हुई। ड्राइविंग प्रैक्टिकल में वो लोग एयरपोर्ट के पास ले जाते हैं और एयरपोर्ट पे वो लोग हमें क्या करते हैं, बहुत सारी ग्राउंड है बड़ी, उसमें खुली गाड़ी में वो ऐसे करते हैं जैसे गाड़ी जा रही है, तो वो उसकी नेम प्लेट बताओ, नंबर तो बता देते हैं, मतलब अंदर चेक करते हैं कि इसकी नज़र भी है कि नहीं। फिर वो गाड़ी पे बताते हैं, ग्राउंड में चला लेते हो, फिर आपको रोड पे ले जाते हैं, बिल्कुल खाली रोड होते हैं, बाहर 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 के देखते तो ऑटोमेटिक गाड़ी है। गाड़ी जो है वो स्विचेस पे है, जैसे घर में बिजली के स्विच है, मर्सिडीज की बस होती है, तो बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा वो बात नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे चलाते जाओगे आपकी आगे आगे बढ़ती जाएगी। उसके बाद फिर लोकेशन की क्लासेज होती है, वो भी करीब 10-15 दिन चलती है। आपको पूरे माल्टे की लोकेशन दिखाई जाती है, मेन बड़ी बड़ी लोकेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तो है ही नहीं, चलो जो भी है, होटल वाटल दिखाई जाते हैं। फिर आपका दूसरी तरफ आइडेंटिटी माल्टा में सबमिशन हो जाता है, आपको ब्लू पेपर मिल जाता है। उधर भी आपको एक दिन जाना पड़ता है, सुबह सुबह जाना पड़ता है 4 बजे 5 बजे उठ के, क्योंकि वहाँ बहुत रश होता है आइडेंटिटी माल्टा में। अगर सबमिशन सही हो जाता है, डॉक्यूमेंट सब सही है, तो आपको ब्लू पेपर मिल जाता है और फिर जो आपका टीआरसी कार्ड होता है कुछ दिन बाद आपके घर आ जाता है। जब टीआरसी कार्ड आ जाता है तो जो इनका सीबीसी का टेस्ट होता है वो उसके बाद होता है, आईडी के बाद। आईडी के पहले नहीं होता, क्योंकि वो गवर्नमेंट का उधर का रूल है। अगर आपने सीबीसी टेस्ट भी पास कर लिया, थ्योरी कर ली, प्रैक्टिकल कर लिया, फिर आपका होता है पार्किंग की क्लासें। वो आपकी पार्किंग लगवाते हैं, पैरेलल पार्किंग, या पार्किंग, 4-5 रिवर्सिंग पार्किंग होती है, पहले वो सीखनी है, फिर उसका टेस्ट देना। इन सब चीज़ों को करने के बाद जैसे आपने ये गैस टेस्ट कर लिया, ठीक है, क्लासेस लगी, ड्राइविंग की लगी क्लासेस। तो ड्राइविंग में क्या वो लोग क्या करते हैं, आपको गाड़ी देते हैं, एक पीछे 4-5 और ड्राइवर होते हैं, जो आपका टीचर होता है उसके पास ब्रेक होती है, मतलब वो ब्रेक लगा सकता है इमरजेंसी अगर आपसे नहीं लगती। तो पहले वो छोटे रोडों पर चलाते हैं, धीरे 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 जैसे जैसे आप गलती नहीं करते, मतलब अच्छी चलाते रहते हो सही, क्योंकि हमारी तरह ही ड्राइविंग है, बिल्कुल सेम इंडिया की तरह ही रोड है, तो आराम से हम लोग चला लेते हैं, मगर फिर भी कंफ्यूजन होता है। तो कुछ दिन बाद फिर वो छोटे से रोड, बिल्कुल खाली रोड पे ले जाते हैं, पहले ग्राउंड पे, फिर उससे थोड़े बिजी रोड पे, फिर उससे थोड़े बिजी, फिर हाईवे पे, फिर ट्रैफिक में, फिर शहर में। तो पूरा वो बीच बीच शहर में नहीं लेके जाते आपको, क्योंकि ये चीज़ें आपको भी पता है। फिर होता है आपका टेस्ट, पार्किंग का टेस्ट एक दिन में, वो अलग से होता है। और फिर होता है आपका ड्राइविंग टेस्ट। अब जो ड्राइविंग टेस्ट है वो बहुत मुश्किल तो नहीं कह सकते, मगर बहुत केयरफुली होता है। मैं इसमें एक बार फेल हो गया था। फिर ऐसे हो गया कि मैं अच्छे से गाड़ी चला रहा था, तो मेरी लेन में आ गई, लेफ्ट में पेट्रोल स्टेशन था, गैस स्टेशन वो बोलते हैं, तो वहां से एक गाड़ी निकली, जैसे आप इंडिया में होता है, तो वो थोड़ी सी मेरी लाइन में आ गई। मेरे को पहले दिख रहा था कि वो आएगा, मैंने उसको हॉर्न भी दिया, वहां हॉर्न नहीं मारते वैसे, छोटा हॉर्न था, टीन हॉर्न मारा, मगर वो ना तो रुक रहा था ना ही पूरा आ रहा था, कंफ्यूजन में था। तो मैंने क्या किया, ब्रेक लगाने की बजाय दूसरी लाइन में अपनी गाड़ी थोड़ी सी कर दी, तो जो पीछे गाड़ी आ रही थी उसने मेरे को हॉर्न दे दिया,
ठीक है। तो मेरे टीचर ने वो लिख लिया कि मैं समझ गया कि वो लिखने लगा कि इसने ये गलती की। फिर उससे आगे थोड़ा बाजार में गए तो वहां पे गैस की गाड़ी थी, सिलेंडर भरे हुए थे एलपीजी गैस के। उसने गाड़ी रोकी हुई थी तो मैंने बिल्कुल उसके साथ जाके गाड़ी रोक दी। तो उसने बोला कि ऐसे नहीं करना, इसमें अगर सिलेंडर फट गया तो तुम तो सारी सवारी को खत्म कर दोगे, इससे बहुत गैप पे रुकना है। तो ऐसे छोटी छोटी कभी मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 2-3 क्लासेस फिर लगी तो मैंने उन चीज़ों को कवर कर लिया। 4-5 दिन बाद फिर मेरा फाइनल टेस्ट हुआ तो मैं पास हो गया। तो उन्होंने लिख दिया कि ये पास हो गया। तो फिर हमें कार का लाइसेंस मिल जाता है। ट्रेनिंग हमारी बस की होती है मगर हमें कार का लाइसेंस मिल जाता है। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे यूट्यूब एजेंट और ये लली शल्ली, इनको पता ही नहीं होता कि ये ऐसा सिस्टम है कि कार का लाइसेंस पहले मिलेगा। ये बोलते हैं सीधा ही मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। कार के लाइसेंस के बाद 6 मंथ के बाद आपको बस का या ट्रक का लाइसेंस मिलेगा। 6 मंथ से पहले नहीं। स्टार्टिंग में सिर्फ कार का ही मिलता है। अब हमने बस कैसे चलानी है, मान लो सब कुछ सही हो गया, हम बस ऐसे चलाते हैं, कार का लाइसेंस जेब में डालते हैं, जो इधर से इंटरनेशनल, हाँ एक चीज मैं भूल गया, तो वहां से फ्लाई करना था तो जो इंटरनेशनल लाइसेंस था दोबारा से वो ट्रांस ऑफिस से मैंने दोबारा से लिया था और पीसीसी भी दोबारा करवाई थी लेटेस्ट। और ट्रांस का जो लाइसेंस था वो 1050 रुपये में मुझे मिला था हमारे जो आरटी ऑफिस था वहां से। तो मैंने उनको टिकट और वीजा दिखाया था कि मैं ये कंट्री में जा रहा हूँ। तो वो उसी दिन एक पेपर सा होता है A4 साइज का, वो लोग रिलीज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, वो मुझे मिल गया। ये चीज मैं भूल गया था अभी आपको बताइए। तो उसके बाद वो जो इंटरनेशनल लाइसेंस होता है वो जेब में डालना है। एक हमारी जो कंपनी है वो आपको एक परमिट बना के देती है। इन 3 चीजों के बिहाफ पे आप 1 साल वहां पे बस चला सकते हो। इंटरनेशनल लाइसेंस, माल्टा का कार का लाइसेंस, इंडिया का लाइसेंस तो आपकी जेब में है ही है, एक आपको कंपनी एक परमिट भी बना के देती है। बाकी कंपनी ने फिर हमें यूनिफॉर्म तो पहले रिलीज कर दी थी। 2 वाइट शर्ट थी, ब्लू पैंट थी, नेवी ब्लू टाई, नेवी ब्लू कैप, शूज शायद नहीं दिए थे, शूज अपने थे, सॉक्स देती है, बेल्ट देती है, 2 टाई दिए थे, व्हाइट शर्ट थी, नेवी ब्लू पैंट थी, दो एक स्वेटर था पूरी बांह का जैसे जर्सी होती है, और एक नेवी ब्लू जैकेट थी। इतना सामान दिया था हमें कंपनी ने। ठीक है दोस्तों, टाइम की बहुत पंक्चुअल है, पूरे टाइम पे जाना होता है, टाइम का आप कुछ भी वो नहीं कर सकते। इसके बाद हमारी स्टार्टिंग दोस्तों होती है वो जो ये कार्ड वगैरह का होता है ना, थोड़ा बहुत वहाँ पे टैक्स वगैरह पे करना, एटीएम, बैंक अकाउंट, वो सब कंपनी में कर दिया था। जब तक एटीएम नहीं आया था हमें सैलरी चेक से मिलती थी। जब एटीएम आ गया फिर 15 दिन बाद हमारी सैलरी सीधी हमारे अकाउंट में आ जाती थी। तो जब आप बस में बैठते हो उससे पहले भी फिर आपकी 2-3 दिन की एक क्लास लगती है, फाइनल क्लास। उसमें आपको बस के बारे में दोबारा से बताया जाता है कि बस कैसे खड़ी करनी, कहाँ नहीं खड़ी करनी, हैंड ब्रेक कैसे, हर टाइम हैंड ब्रेक लगानी है, चाहे 1 सेकंड के लिए रुको। और बस ड्राइवर को सबसे ज्यादा वहां पे दिक्कत होती है वॉशरूम की, क्योंकि हर जगह वॉशरूम नहीं है। वॉशरूम करके जाएगा तो बस की हैंड ब्रेक लगा के जाएगा। अगर किसी बच्चे ने हैंड ब्रेक रिलीज कर दी तो माल्टा गया थोड़ा सा पहाड़ी एरिया, तो वो बस आपकी मूव कर जाएगी और सवारियों की जान खतरे में आ जाएगी। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा वहाँ पे और दिक्कत है जो, वो सबसे ज़्यादा यही है, फ़ोन वगैरह उठा के, और थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है इंग्लिश की। इंग्लिश तो चलो सबको आती है, और लोकेशन की भी प्रॉब्लम है। तो 7 दिन आपके साथ एक पुराना ड्राइवर चलता है। ठीक है, चलाओगे आप ही, वो आपको बताता रहेगा। जब आप 7 दिन के बाद वो उतर जाओगे फिर आप अकेले चलाओगे। अब कुछ लोगों ने अकोमोडेशन के बारे में पूछा था, सैलरी के बारे में पूछा था। तो सैलरी है करीब 5.5 यूरो पर आवर। जैसे आपने आज 8 घंटे चला लिए, 8 घंटे गाड़ी चलाई तो 8 पंजे 40 और 4 44, 45 यूरो बन गए आपके। उसको आप 30 से कर लो, संडे को आपकी छुट्टी है, और एक वीक में आप 48 आवर ड्राइव करोगे, उससे ज्यादा नहीं। अकोमोडेशन अच्छा होता है। एक रूम होता है, उसमें 3 बेड होते हैं। कोई रूम होगा मान के चलो 10, 18, 12 का, ऐसा 3 बेड लगे होते हैं। स्प्रिंग वाले गद्दे हैं, साथ में छोटा वार्डरोब है, एक बड़ी अलमारी है, अटैच बाथरूम है, टीवी है,
और बाहर वॉशिंग मशीन है, बिजली वाले 4 चूल्हे होते हैं, माइक्रोवेव है, चूल्हों में सब सामान होता है, बर्तन वगैरह। आपने बस राशन लेना है और वहाँ पे सामान अपना खाना, रोटी चावल बनाना है, चाय बनानी है और काम पे भाग जाना है। बाकी किचन, टॉयलेट, बाथरूम की साफ सफाई आपने नहीं करनी। हफ्ते में 2 बार आते हैं लेडीज, वो सब साफ सफाई करके जाते हैं और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम लोग साफ करें। और कार्ड होता है, कार्ड से रूम आप खुलेगा। आपका रूम में आपने पेन से बल्ब, लाइट, फ्यूज हो गया, कुछ भी चीज़ नहीं डालनी। पानी बंद, बिजली कुछ भी हो गया। आप जो अकोमोडेशन का आपका है मिस्टर एमरसन, आप उसको टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज, मेल करोगे, कॉल नहीं करोगे तो वो तुरंत ठीक करवा देगा। अपने हाथ से कुछ भी नहीं आपने करना। सेम ऐसे ही बस में भी कुछ हो गया तो आपने कोई चीज़ ठीक ठाक नहीं करनी, कोई चेक नहीं करनी, अगर उसका इंडिकेटर नहीं चल रहा तो आप फोन करोगे, टायर पंचर हो गया तब। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, रात को ना ये लोग बस से एक दीवार होती है उसके साथ मुंह करके लगा देते हैं। सुबह जो बस दीवार की तरफ पीठ होगी, ये लोग उसको वॉशिंग करके डीजल पेट्रोल डाल के रेडी करके दूसरा मुंह करके बस खड़ी होती है। तो जो रेडी बस होगी वो लेके अगले दिन आप ड्यूटी पे जाओ। एक बस में 2 ड्राइवर भी होते हैं, 3 भी होते हैं। मतलब जैसे आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा इस स्टॉप पे आपको नेक्स्ट ड्राइवर मिल जाएगा। आपने एक फॉर्म होता है, उसमें सब लिखा होता है, बस का वाइपर, लाइट, शीशा, ब्रेक, इंडिकेटर, हॉर्न, स्विच, आग बुझाने वाला, ये वो, प्लेट, नंबर प्लेट, आरसी, ये सब, रजिस्ट्रेशन प्लेट, ये सब ओके है। उस पर कुछ भी गड़बड़ है तो आपने लिख देना है, ठीक है। तो फिर वो साइन करना है, टाइम डालना, आपने ड्यूटी छोड़ देनी है। वो अपने लॉग इन करेगा अपनी आईडी से, वो बैठ जाएगा, फिर उसके नाम से बस दौड़ने लगेगी, आप अपने रूम में जाके सो जाओ। ऐसे करके है। 15 दिन बाद आपको सैलरी बता दी है, 6 मंथ बाद सैलरी इंक्रीज होती है। अकोमोडेशन का ये लोग 150 रुपया डिडक्ट करते हैं। अकोमोडेशन बढ़िया है, बहुत अच्छा है, हाई क्लास है। बस का आपको कार्ड मिल जाएगा पूरे माल्टा में, बस में सुबह शाम कभी भी कहीं भी किधर भी जाओ वो कार्ड लगाओ, उसमें पैसे कंपनी ने डालने हैं। खाने का आपका 70 से 80 रुपये बन जाता है। 10 रुपये वाईफाई का है, 10 रुपये की आपको सिम मिल जाएगी और 10 रुपये का ही उसमें आप एक्स्ट्रा डाटा डाल सकते हो। 10 रुपये में 6 GB आपको डाटा मिलेगा। बाकी बस में वाईफाई है, टैक्सी में वाईफाई है, ऑल बिल्डिंग में वाईफाई, मॉल में हर जगह आपको वाईफाई मिल जाता है। तो ज़्यादा वाईफाई चलता रहता है, तो ज़्यादा वहाँ काम होता है। तो इतना इंडिया की तरह तो है नहीं कि सारा दिन व्हाट्सएप और फेसबुक पे ही पड़े रहो, ऐसा कुछ है नहीं। आपको काम करना है तो वही डाटा आपसे ख़त्म नहीं होता। बाकी मलिता वहाँ की मेन कंपनी है, एक वोडाफोन है, तो मलिता ज़्यादा फेमस है, लोकल है। और मलिता का ये है कि अगर आप ग्रोसरी स्टोर से सिम लेते हो तो कोई आईडी पासपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं। 10 यूरो दो, वो तुरंत सिम दे देंगे, तुरंत चल जाएगी। मलिता के स्टोर से सिम लोगे तो वो आईडी या पासपोर्ट लेंगे। तो आपकी मर्जी है, आईडी पे लेनी है या बिना आईडी पे लो, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। ये हो गया। अब आती है वोकेशन की बात। देखिए 1 साल बाद आपको छुट्टी मिलती है, उसमें ये लोग कभी सैलरी देते हैं, कभी जब आप वापस जाते हो तो टिकट के पैसे देते हैं। इमरजेंसी आप कभी भी छुट्टी ले सकते हो। तो मैंने आपको ड्राइविंग का बता दिया। और अच्छा, खर्चे के बारे में बताएगा। खर्चा दोस्तों देखो, मैंने अभी तक जो आपका बताया है, पहले एम्बेसी में लगा था मेरा, टिकट का बता देता हूँ। टिकट थी मेरी कोई 32,000 की। एम्बेसी में लगा था मेरा 8,800, 32,000 की टिकट थी। और एम्बेसी में आने जाने का 5,000 का मान लो, क्योंकि एक दिन मैं होटल में भी रुका था। 2,000 वो मान लो ट्रेन का, जो मैं जब जाना था। अब ये लगेज बैग वगैरह उसका 10,000 मान लो कि 10,000 का मैंने बैग वगैरह सामान वगैरह खरीदा होगा। तो ये दोस्तों आपका बन रहा है 40, 45, 46, 47 और 10, 57, 58, 8, 3, 9, 60, 70, 80। दोस्तों मेरे ख्याल से ये बन रहा है 93,000, 93,000 रुपया। मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। देखो यूरोपा सीवी वगैरह सब जो बने थे उनका मैंने 1,000 रुपया डाला है। 1,000 मैंने जो बाकी सब ये मेल, कुरियर, ये था, छोटे छोटे खर्चे थे, उनका डाला है। 3,000 मैंने कुरियर का डाला है, 3,000 दूसरी बार कुरियर का डाला है। इंटरनेशनल लाइसेंस का मैंने 4,000 डाला है।
ड्राइविंग जो इंटरनेशनल ऑनलाइन मंगाया था उसका मैंने डाला है 9,000। 10,000 मैंने पीसीसी का डाला है, जो वहाँ की पीसीसी उसका 1400 डाला है। स्टेटमेंट का 1500 डाला है। 8,000 9,000 एम्बेसी का डाला है। 32,000 टिकट का डाला है। 5,000 मैंने एक डाला है जो वहाँ के थे, और 2,000 एक डाला है, और 10,000 मैंने लगेज का डाला है। मतलब लगेज जो आपने बैग वगैरह खरीदते हैं वो नहीं डालते तब भी आप 80-90 1,000 रुपया मान के चलो, 1,000 में आप टोटल चले जाओगे। ठीक है, इसमें कुछ पैसे मेरे कम ज़्यादा भी लगे हैं क्योंकि मैं बाहर था। अगर इंडिया में होता तो हो सकता है थोड़े कम लगते। ठीक है जी। और इसके अलावा लगेज की बात है वो थोड़ी लंबी है, वो कभी बाहर की क्या क्या लगेज लेके जाना चाहिए, क्या नहीं लेके जाना चाहिए। ठीक है, और इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं या खर्चे की बात है, इसमें जो रिक्रूटमेंट वाले थे उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, ना मेरे से पहले लिया ना बाद में या वहाँ जाने के लिया। तो ये मेरा डॉक्यूमेंटेशन पर ही इतना खर्चा लगा। ठीक है, अगर मेरे पास ये पीसीसी पहले से होती, यूरो पास वगैरह कोई कैफे वाला होता, कुरियर के पैसे बच जाते तो थोड़े से मेरे 5, 10, 15,000 कम ज़्यादा हो सकते थे। एक बात ये थी। दूसरी बात ये है कि तब और आज के काम में भी बहुत फर्क है। अभी तो पता है सबको यूरो पास 20 रुपये में 500 में बन जाता है। अभी बहुत जगह जगह यूट्यूबर बड़े बड़े हैं, तो तब इतनी बात नहीं थी, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हुई थी। इसके अलावा आपका कुछ भी क्वेश्चन कंसर्न हो आप पूछ सकते हैं। आप माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आज भी हज़ारों जॉब्स निकलती हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, योग्यता इसमें नहीं मैंने बताई। देखिए, आपका कम से कम 3 साल पुराना इंडिया का लाइसेंस होना चाहिए। 50% आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, और आपको ड्राइविंग भी अच्छी आनी चाहिए। इन्होंने ड्राइविंग का टेस्ट तो नहीं लिया, और आपके पास इंडिया का लाइसेंस है तब भी चलेगा। अगर इंडिया के अलावा गल्फ का है तब भी चलेगा। अगर आप गल्फ में काम करते हो फिर भी आपके पास इंडिया का लाइसेंस होना ही चाहिए। बाकी दोस्तों, माल्टा में पीआर नहीं होती, आपको पता ही होगा, क्योंकि माल्टा एक छोटी कंट्री है। मगर जैसे आपको लाइसेंस मिल जाता है, परमिट मिल गया, आप सैटरडे को दूसरी कंट्री जर्मन, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मन, फ्रांस कहीं भी घूमने जाओ, शनिवार घूमने रहो, एतवार रहो, संडे को उधर ही रहो, मंडे को अर्ली मॉर्निंग आके अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लो, अगले हफ्ते फिर आप चले जाओ, तो पूरा यूरोप आप घूम सकते हो। आपकी कहीं और सेटिंग है तो यहाँ से माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो लोग लाइसेंस और ये सब बना के 1-2 साल काम कर लेते हैं, जर्मन की एक कंपनी है, न्यूजीलैंड की एक कंपनी है बस की, वो यहाँ से हायर कर लेती है। माल्टा से जर्मन में सैलरी जो है वो डबल है, तो फिर आप 1,000-1,200-1,500 से करीब 2,500-3,000 यूरो में चले जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक चीज़ हो जाती है इससे आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट छूट गया होगा, आप याद करके मुझे व्हाट्सएप पे मेल पे या कमेंट में लिखना क्या मैं भूल गया हूँ। हालांकि मैंने लिख के ये वीडियो बनाई है, फिर भी आदमी जब बात करता है तो कुछ ना कुछ मैं ग्रुप में भी देख लूँ पेपर पे जो लिखा हुआ है, तो ये ज़रूरी पॉइंट अगर भूल गया होगा अभी तो हम इस पर बात कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक और रह गया था ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस का। देखो, जैसे आपके पास बस का लाइसेंस है या कार का लाइसेंस है तो 6 मंथ बाद आप बस का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। जब आप बस का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो तो उसके बाद प्राइवेट बहुत सारे स्कूल हैं वहाँ से इंडिया की तरह वो आपकी क्लासेस लगा देते हैं। आपको किसी भी चीज़ का और का लाइसेंस बनाना है, आप उसका ट्राई लो, ड्राइविंग क्लास शुरू करो, बाद में टेस्ट दो और उसका लाइसेंस पे ई लिख लो और आप ट्रेलर का लाइसेंस ला लो। ठीक है, और आप इंटरनेशनल फिर दूसरी किसी कंट्री में भी जा सकते हो ड्राइविंग के अकॉर्डिंग। बाकी ये आपके ऊपर है कि आपने माल्टा में रहना है या दूसरी कंट्री में जाना है। बाकी मैंने आपको बता दिया, वैसे जर्मन में बहुत लोग जाते हैं। हमारी कंपनी में क्या है, टिकते नहीं है लोग, जैसे ही आईडी मिलती है, लाइसेंस मिलता है, 2-4 महीने लगाते हैं, बाद में कहीं और जगह भाग जाते हैं। तो आपको सैलरी बता दी, अकोमोडेशन बता दिया, ठीक है, फूड अपना बता दिया कि सेल्फ है। हाँ, टोटल खर्चा आपको बता देता हूँ। देखो, 150 यूरो ये डिडक्ट करते हैं, 70, 80, 90 यूरो का आपका राशन आएगा एक आदमी का, 20 रुपये आपको नेट का खर्चा हो जाएगा। तो ये सब डाल के 300, 250, पौने 300 यूरो आपका खर्च हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको 1,200 यूरो सैलरी मिलेगी, उसमें 300 खर्च करके 900 बचेगा।
फिर धीरे धीरे जैसे आप पुराने हो जाओगे आपको ओवर टाइम मिलने लगेगा और आप सैटरडे संडे को पार्ट टाइम बाइक डिलीवरी किसी में और काम भी कर सकते हो कंपनी को बिना बताए। वो बाद की बातें हैं। तो आप मान के चलो 1200 से 1100, 1200, 13, 14, 1500 तक, 1600 तक आपकी सैलरी बन जाती है। इससे ज़्यादा सैलरी नहीं है माल्टा में। और माल्टा में जो मिनिमम वेज है सैलरी की वो 777 है, 777 यूरो है। मतलब एक मजदूर को 700-800 यूरो इनको देना ही पड़ता है। बाकी अच्छा माल्टा है, ज़्यादा कैमरे नहीं है, एक दो जगह एयरपोर्ट पे स्पीड कैमरा है, बाकी कहीं भी कोई कैमरा नहीं, कोई बहुत बड़े फाइन नहीं है, कोई छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। सेम इंडिया की तरह रोड है, सब कुछ अच्छा है। आप मूड बनाओ और अप्लाई करो और माल्टा बस ड्राइविंग के लिए अप्लाई कर दो। इस वीडियो में दी गई सब जानकारी हमारी पर्सनल है, कुछ भी चीज़ को छुपा या बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया गया। फिर भी कुछ मिसिंग हो गया हो, कुछ रह गया हो तो आप हमें बता सकते हैं। वो पॉइंट कि आपने इस चीज़ के बारे में नहीं बताया वो हम किसी अगली वीडियो में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।